कहानी अब तक आपने सुना। मुखिया जी और राजशेखर अंकल के लाख समझाने के बाद भी राहुल रोहिणी को करमनी कॉटेज में छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। रोहिणी राहुल के साथ थी, यह बात सुखिया ने कंफर्म कर दी और राहुल अपने क्वेश्चंस को मुखिया जी के सामने दोहराता है। अब कहानी आगे। राहुल ने मुखिया जी से कहा, अभी तो यह कंफर्म हो गया कि रोहिणी है, वह भी जिंदा। मेरे पास अगले पूर्णिमा तक का समय है यह सब पता लगाने का कि कौन है वह करमनी का दुश्मन जो उसे उसके मौत के बाद भी मरवाना चाहता है, और क्यों? करमनी और उसके पिता की मौत कैसे हुई? वह शांता बाई कौन है? रोहिणी कहाँ है और कैसे मिटाती है करमनी लोगों की याददाश्त को? एक कमरे में कैद रहकर क्यों कर रही है करमनी यह सब? यह सोचते हुए राहुल के मुंह से एक और क्वेश्चन निकल आया, और हाँ, यदि राजश्री आंटी ने करमनी कॉटेज मुझे गिफ्ट नहीं किया तो फिर किसने किया और क्यों? राहुल ने मुखिया जी से कहा। तब तक दोपहर का समय हो गया था। मुखिया जी बोले, सहरी बाबू, यह सब आप पता लगाते रहिएगा, चलिए चल के पहले खाना खा लेते हैं। मुखिया जी, राजशेखर अंकल और राहुल खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद राहुल ने राजशेखर अंकल से कहा, तो अंकल आप घर चले जाइए। मेरा घर कहाँ है बाबू साहब? मेरा तो कोई अपना मुझे पहचानता ही नहीं, राजशेखर अंकल ने कहा। तो फिर वापस शहर लौट जाइए, राहुल ने बड़े प्यार से कहा। आपको ऐसे अकेले यहाँ पर छोड़कर मैं नहीं जा सकता। वैसे भी अब तो हर कोई उस लड़की को भूल चुका है, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेरी बात मानिए और चलिए वापस शहर चलते हैं। वैसे भी वह कॉटेज एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर जिंदा लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, राजशेखर अंकल ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। अंकल, मैं उसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का कसम खाने वाला था, और आप एक आत्मा से डरकर मुझे वापस लौटने को कह रहे हैं, राहुल ने मना करते हुए कहा। मुखिया जी बोले, सहरी बाबू, माना कि आप उन्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन आप कीजिएगा क्या यह तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं आज ज़रूर कुछ करूँगा, राहुल ने कहा। मुझे यहाँ के होटल में रुकना है, आप मुझे होटल तक पहुँचा देते तो अच्छा रहता, राहुल ने फिर कहा। राजशेखर अंकल बोले, बाबा मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। राहुल बोला, लेकिन अंकल आप यहाँ क्या कीजिएगा? राजशेखर अंकल बोले, मैं आपकी मदद करूँगा और आपको मैं अकेले मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। अंकल आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, राहुल ने राजशेखर अंकल के रुकने वाली बात मान ली। मुखिया जी ने एक व्यक्ति को बुलाकर कहा, तुम जाओ और इन्हें होटल रूम दिलवा दो। फिर वहाँ से राहुल, राजशेखर अंकल और व्यक्ति तीनों कार में बैठकर होटल चले आए। राहुल ने होटल पहुंचकर उस व्यक्ति को कहा, अंकल आप जाइए, हम दोनों चेक इन कर लेंगे। इसके बाद राहुल और राजशेखर अंकल दोनों होटल में चेक इन करने चल दिए। राहुल फ्रेश होकर राजशेखर अंकल से बोला, अंकल आप भी आराम कर लीजिए, शाम को हम दोनों कॉटेज चलेंगे। इसके बाद दोनों आराम करने लगे। जब दोनों वापस से उठे, शाम हो चुकी थी। राहुल ने राजशेखर अंकल को कहा, अब चलते हैं। राजशेखर अंकल भी झट से उठे और दोनों वहां से चल दिए। रास्ते में राहुल को एक दुकान दिखी, वहां रुक गया और एक मोबाइल दिखाने को दुकानदार से बोला। राहुल ने मोबाइल देखते देखते ही पूछा, भाई साहब आप करमनी कॉटेज के बारे में कुछ जानते हैं क्या? क्या आप भी सर उस मनहूस कॉटेज के बारे में पूछती हैं? अब मुझे फिर से मंदिर जाना होगा, दुकानदार ने फ़ोन दिखाते हुए कहा। मंदिर? कौन सी मंदिर? राजशेखर अंकल ने पूछा, और क्यों? पूरे गांव वालों को पहाड़ी वाले बाबा ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि करमनी कॉटेज के पास से या उस कॉटेज के नाम को भी सुने तो सीधे चंडी मंदिर जाकर माँ काली के दर्शन कर ले, इससे जो अपशगुन होना होगा वह कट जाएगा, उस दुकानदार ने बताया। राहुल ने मोबाइल खरीदा और बिल पेमेंट डेबिट कार्ड से किया। इसके बाद राहुल और राजशेखर अंकल कार में आकर बैठ गए। राहुल ड्राइव करने लगा। कुछ आगे चलकर राहुल ने ब्रेक लगाई। राजशेखर अंकल पूछे, राहुल बाबा आपने यहाँ क्यों गाड़ी रोका? वह दुकानदार जिस चंडी मंदिर की बात कर रहा था वह यही है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। वह दोनों उतरे और माँ काली के दर्शन किए, फिर वहां से चल पड़े। अब सूरज पूरी तरह ढल चुका था, अंधेरा चारों तरफ छा रहा था। राहुल की कार एक बार फिर करमनी कॉटेज के पास आकर रुकी। राहुल, राजशेखर अंकल वहां पर उतरे। वहां पे वही पागल फिर से सामने आया, लेकिन इस बार राहुल बिल्कुल नहीं डरा। राजशेखर अंकल थोड़े पीछे हो गए, पर डर उनके चेहरे पर भी नजर नहीं आ रहा था। राहुल ने अचानक कहा, मुझे आप लोग क्यों नहीं भूले? वह शायद आप इस कॉटेज से वापस आ गए ना, इसलिए, राजशेखर अंकल ने अंदाजा लगाते हुए कहा।
नहीं नहीं, यह वजह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप भी तो इस कॉटेज से वापस आ गए थे, राहुल ने कहा। लेकिन मैं उस कॉटेज के अंदर नहीं गया था राहुल बाबा, राजशेखर अंकल ने सफाई में कहा। लेकिन अंकल, रोहिणी भी तो उस कॉटेज में गई थी, उसे आप लोग भूल गए हैं। इसका मतलब कॉटेज में जाने वाले के बारे में जानने वाला व्यक्ति उसे भूल जाता है। मैं यह पूरे दावे से कह सकता हूँ कि मेरे लौट के आने की वजह से आप लोगों को मैं याद नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी कोई और वजह है और मैं वह वजह पता करके ही रहूँगा। तभी अचानक उन्हें अंदर से उसी औरत की चीखें सुनाई देने लगी जो उन्होंने पहले सुनी थी। वे दोनों अंदर जाने लगे थे। तभी अचानक राजशेखर अंकल ने राहुल को रोकते हुए कहा, राहुल बाबा, हम लोग यदि इस कॉटेज में के अंदर जाएंगे तो फिर से हमें जानने वाले हमें भूल जाएंगे। कल हम लोग इसके बारे में पूरी तरह पता करके ही इस कॉटेज के अंदर जाएंगे। आज बाहर से ही सब कुछ पता करने का प्रयास करते हैं। वह दोनों कॉटेज से के बाहर से ही चारों तरफ घूमने लगे। तभी राहुल की नज़र एक पीले रंग के धागे पर गई और उसने राजशेखर अंकल को बुलाकर कहा, अंकल अब चलिए, बहुत हो गई इन्वेस्टिगेशन, अब हम लोग वापस होटल चलते हैं। सुबह होकर सभी लोग भागे भागे पंचायत की तरफ जा रहे थे। हुआ यह कि आज फिर पंचायत लगी। आज 5 लोगों के फिर घर गिरे थे और साथ ही 3 लोगों की जान भी चली गई थी। पंचायत में एक आदमी ने कहा, मुखिया जी अब क्या कहेंगे आप? अभी भी आपको लगता है कि यह काम किसी आदमी का है? क्योंकि अब की बार भी वही लिखा था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस पर मुखिया जी बोले, हम इसका जब तक कोई अस्थाई हल नहीं ढूंढ लेते तब तक आप लोग घर से बाहर ही तंबू लगाकर रहिए। तंबू के लिए प्लास्टिक मैंने सभी के घर पर कल ही भिजवा दी थी। तभी वहां राहुल पहुंचा और बोला, मुखिया जी आपसे कुछ बात करनी है। मुखिया जी पंचायत खत्म होने की घोषणा कर दिए। सभी लोग उठकर चले गए। राहुल ने अपनी बात कहनी शुरू की। बात घबराने वाली है मुखिया जी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से घरों को गिरते हुए देखा है। उस वक्त मैं घर के पीछे से गुजर रहा था। अचानक सारे घर एक एक करके यूं गिरे जैसे कोई पेड़ से टूट के फल गिरता है। मुखिया जी ने कहा, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। राहुल ने कहा, मुखिया जी यह पहाड़ी वाले बाबा कौन हैं जिनके बारे में कल वह औरत बता रही थी? आकर्ष नाम था उनका, जब वह युवा था और पढ़े लिखे भी थे। अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। पता नहीं क्यों वह एक रात अपना घर छोड़कर भाग गए और फिर 5 साल बाद लौटे तो एक सन्यासी बन चुके थे। गांव वालों को लगता है कि उन्होंने ही उस कॉटेज में करमनी को कैद कर दिया, वरना यह तो सरेआम उस कॉटेज के पास से गुजरने वाले लोगों को मार देती थी। राहुल संदेहात्मक तरीके से बोले, मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मुखिया जी बोले, क्योंकि शहरी बाबू मुझे इस बात पर तनिक भी विश्वास नहीं है, क्योंकि पहाड़ी वाले बाबा ने खुद कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वह पीला धागा कहाँ से आया? राहुल ने कहा। मुखिया जी आश्चर्य से बोले, पीला धागा? कौन सा पीला धागा? वही जो कॉटेज के बाउंड्री के चारों ओर बांधा गया है। राहुल ने बोला, हमने तो वह पीला धागा नहीं देखा। मुखिया जी ने कहा, नहीं पीला धागा है, आप बाद में देख लीजिएगा, पहले मुझे पहाड़ी वाले बाबा रहते कहाँ हैं यह बताइए। राहुल ने कहा, वह तो चंडी मंदिर के बाहर होंगे, मुखिया जी ने बताया। राहुल, लेकिन कल शाम वे तो नहीं थे। अब इतना हमें नहीं पता सही बाबू। राहुल अब बगैर कुछ कहे वहां से चंडी मंदिर के लिए चल दिया। उसके बाद वह चंडी मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर में पूजा करके वापस आने लगा, तब ही उसे मुखिया जी दिखाई दिए। उन्होंने कहा, शहरी बाबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही पहाड़ी वाले बाबा को ढूंढने आया था, राहुल ने थोड़ी बेगैरत तरीके से कहा। तो आप अंदर क्या कर रहे थे? मुखिया जी ने कहा, वह पहाड़ी वाले बाबा मिले नहीं तो पूजा ही कर लिया, राहुल ने जवाब दिया। पहाड़ी वाले बाबा, वह तो मंदिर में कभी नहीं जाते, हमेशा मंदिर के बाहर ही रहते हैं। वह देखिए उस बड़े वृक्ष के नीचे बैठे होंगे। मुखिया जी ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। मुखिया जी की बात सुनकर राहुल उस पेड़ के करीब जाने लगा। वहाँ पर एक पंडित बैठे हुए थे, दूर से गेरुआ वस्त्र पहने हुए तथा भस्म लगाकर बैठे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब राहुल वहाँ पहुँचा तो उनका चेहरा देखकर 2 कदम पीछे हो गया। यह वही पागल था जो करमनी कॉटेज के सामने मिला था। राहुल के मुंह से निकला, आप तो वही पागल है ना जो करमनी कॉटेज के बाहर? आप कौन है महाशय? राहुल अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वह बाबा बोल पड़े। राहुल ने कहा, आप क्यों करमनी कॉटेज के बाहर पागल बनकर लोगों को डराते हैं? मैं और करमनी कॉटेज
मैं आज तक उस अपसपनी कॉटेज की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। राहुल, तो फिर उस दिन वह कहाँ से आप यहाँ बैठें और अपने बारे में विस्तार से बताइए। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, पहाड़ी वाले बाबा ने कहा। राहुल ने उस रात हुई सब कुछ बाबा को बता दिया। तो उस पागल की बात कर रहे हैं, वो मेरी सन्यासी बनने की वजह वही है। यह सब रहने दीजिए, आप यह बताइए कि मुझसे क्या जानना चाहते हैं। कर्मनी कॉटेज का रहस्य, राहुल ने कहा। वह तो आपको कोई नहीं बता सकता। एक बात मैं बता सकता हूँ कि वह पागल अब जिंदा नहीं है, वह भी आत्मा है। और हाँ, उस कर्मनी कॉटेज का कोई तो नाता है इस चंडी मंदिर से, पहाड़ी वाले बाबा ने कहा। राहुल वहाँ से चल दिया। रास्ते में वह सोच रहा था, इस रहस्य में मैं जितना अंदर जा रहा हूँ उतना ही यह पेचीदा होते जा रहा है। सुनिए महाशय, पीछे से पहाड़ी वाले बाबा ने आवाज लगाई और राहुल को करीब बुलाकर बोले, सुखिया, रोहिणी जी को नहीं भूला, इसकी वजह यह ताबीज है। मैंने उसे यह ताबीज दी थी, आप भी एक रख लीजिए। और हाँ, जिस वक्त रोहिणी जी उस घर में गई थी उस समय सुखिया मंदिर में था, इसलिए उसे रोहिणी जी याद है। राहुल ताबीज लेकर अपनी कार में बैठा और वापस होटल की तरफ आने लगा। उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। क्यों कर रही है कर्मनी यह सब? कैसे हुई उन सब की मौत? क्या वो पंडित सचमुच पागल नहीं है? कौन गिरा रहा है गांव वालों के घर को? क्या वजह है? यह लोग कर्मनी से बचने के लिए चंडी मंदिर में आते हैं। क्या सही में कर्मनी का चंडी मंदिर से कोई नाता है? क्या है रोहिणी? कहाँ है रोहिणी? क्या रोहिणी सच में है? टू बी कंटिन्यू। आगे पढ़िए। राहुल गया फिर से उस कॉटेज में। वही भयानक चेहरा आया राहुल के सामने। राहुल ने किया गांव वालों को रहस्यमय तरीके से घर गिरने की परेशानी से मुक्त। थैंक यू फॉर द